अब अपन इसमें रोटेशनल मोशन को डिटेल से अपन जानेंगे। तो रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति को जानने के लिए पहले अपन इसके अंदर उससे संबंधित कुछ जो शब्दावली है या कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, जैसे कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण में संबंध, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, इनकी अपन कुछ चर्चाएं कर लें। तो इसकी इसी श्रृंखला में सबसे पहले अपन जो जानेंगे वो है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये अपन सर्कुलर मोशन में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां अपन इसके केवल फॉर्मूले और डेफिनेशन की बातें की थी। और वहां मैंने आपको ये बताया था कि यहां अपन इसको, इस पॉइंट को विस्तार पूर्वक अपन घूर्णन गति का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो है अपनी एनसीईआरटी के बुक का, सॉरी जो चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी बुक का, उस चैप्टर नंबर 7 में अपन इसे डिस्कस करेंगे। तो यहां अपन उस पॉइंट को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर जानेंगे कोणीय विस्थापन, या इसे अपन कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन को अपन थीटा से प्रेजेंट करेंगे। ये होता क्या है, देखिए जैसे घूर्णन गति है, इस प्रकार यूं अगर कोई पिंड घूमता है तो घूर्णन गति में वस्तु घूर्णन अक्ष के सहारे, वस्तु कह दें अथवा पिंड कह दें, घूर्णन गति में वस्तु घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाती है उस घुमाव कोण को ही अपन कोण या कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो देखिए क्या डेफिनेशन कह सकते हैं अपन, घूर्णन गति में पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे, घूर्णन गति में पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाता है, घूर्णन गति में पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन, घूर्णन गति में पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन अपन ने दे दी है कि घूर्णन गति में वस्तु या पिंड जिस घुमाव कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन थीटा कहते हैं। थीटा से अपन इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ये घूर्णन गति इस तरह से हो रही है, अगर स्थिति ए से स्थिति बी पर आते हैं, यहां पर थे, अगर यहां से इस तरह से इस स्थिति में आते हैं, ए से कहां आ रहे हैं, बी पर, ऐसे अगर बी पर आ रहे हैं तो यहां ये जितना ये जो कोण बन जाएगा ये कोण ही वास्तव में क्या है, कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मान लिया कि ए से बी पर ये जो चाप कवर हो रहा है वो एस है और इसके इस पथ की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। इसे अपन स्मॉल आर ले लेते हैं और ये क्या हो गई है अपने पास, एस हो गई है। तो देखिए अपन एक सिंपल जानते हैं कि घूर्णन गति में वस्तु या पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन में थीटा कहते हैं। और कोण का फॉर्मूला क्या है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि यहां पर चाप मेरे पास क्या है, एस, और त्रिज्या क्या आ रही है मेरे पास, आर आ रही है। तो देखिएगा ये अपन अच्छे से जानते हैं, चूंकि कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। अब यहां अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो देखिएगा थीटा इज इक्वल टू चाप क्या है, एस, और त्रिज्या क्या हो गई मेरे पास, स्मॉल आर।
यानी कि मैं यूं कह सकता हूं S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। और अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कैसे लिख दूंगा, S वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये लो, मैं इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ध्यान रहे अगर थीटा अल्प है तो ये अक्षीय सदिश है, और अगर थीटा बड़ा है तो ये अदिश राशि है। यानी थीटा कब सदिश और कब अदिश है ये अपन ने मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर थीटा अल्प है तब तो ये सदिश राशि होगा, परंतु अगर थीटा बड़ा है तो ये कैसी होगी, अदिश राशि। यहां मैंने थीटा के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा यहां पर कैसा है, अल्प लिया है अपन ने। तो देखिए इस पॉइंट को अपन यहां नोट कर लेते हैं कि अल्प थीटा, अल्प थीटा अक्षीय सदिश परंतु अल्प थीटा अक्षीय सदिश परंतु बड़ा थीटा अदिश, परंतु बड़ा थीटा आदेश होता है। ये लीजिए, ये अपन ने क्लियर कर लिया कि अल्प थीटा कैसा होता है, अक्षीय सदिश, परंतु बड़ा थीटा कैसा होता है, अदिश होता है। अब देखिएगा ये थीटा कैसी राशि होगी। यहां एक चीज और देखें, चाप बटे त्रिज्या। चाप का मात्रक क्या लेंगे अपन, मीटर में, ये भी आप लेंगे मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में लोगे तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। इसका मतलब ये विमाहीन राशि है, यानी कोणीय विस्थापन एक विमाहीन राशि है। लेकिन ध्यान रहे ऐसी विमाहीन राशि है जिसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। रेडियन होगा, डिग्री होगा या चक्कर होगा। यानी कि ऐसी राशि जो विमाहीन है परंतु मात्रकहीन नहीं है। तो अपन इसके बारे में यूं कह सकते हैं कि विमाहीन राशि परंतु अंतरराष्ट्रीय इकाई रेडियन है। यह है विमाहीन राशि, यह विमाहीन राशि है, परंतु यह विमाहीन राशि है परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई यह विमाहीन राशि है परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई रेडियन है। रेडियन है। अब रेडियन है क्या, ये परिभाषा अपन ध्यान हो तो मात्रक और विमा के नाम से एक चैप्टर अपन ने पढ़ा था, मापन योग्य राशियां वगैरह। वहां अपन ने एक रेडियन को परिभाषित किया, वहां 1 किलोग्राम को भी परिभाषित अपन ने किया, 1 मीटर को भी परिभाषित किया था। तो देखो मैंने क्या कहा, ये विमाहीन राशि है परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, रेडियन है। अब देखो भाई इससे अपन एक डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इस फॉर्मूले से देखें कि अगर ऐसा हो, यदि S बराबर R हो तो, यदि S का मान R के इक्वल हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन होगा। अगर S की वैल्यू किसके इक्वल हो, R के इक्वल हो, S इज इक्वल टू R हो, तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन। तो क्या कह सकते हैं, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, अतः त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, अतः त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया, अतः त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा, केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। केंद्र पर बनाया गया कोण
1 रेडियन के बराबर होगा। ये लो, ये अपन ने पॉइंट क्लियर कर लिया है कि अगर थीटा अक्षीय सदिश होता है अल्प थीटा, परंतु बड़ा थीटा अदिश होता है, ये विमाहीन राशि है परंतु इसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई रेडियन है। यदि s बराबर r हो तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, अतः त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ये यहां अपन ने इसको डिफाइन कर दिया है। अब अपन इसके और अन्य मात्रक की बात करें तो मैंने क्या कहा, डिग्री भी होता है, चक्कर भी होता है। एक चक्कर, एक सर्किल पूरा होने का मतलब कितना है? 360 डिग्री है। अगर ये 360 डिग्री अपने पास आ रहा है, यानी कि एक चक्कर बराबर 360 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। तो देखिए अपन यहाँ इसकी इस यूनिट को भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हल करने में इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। एक चक्कर इज इक्वल टू 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। इससे आप इन्हें आपस में बदल सकते हैं। ये लो, एक चक्कर बराबर 360 डिग्री बराबर 2 पाई क्या है अपने पास? रेडियन है। क्लियर यहां तक का पॉइंट। अब देखिए अगर इसके अपने ये मात्रक अगर अपन ने लिखा है तो इसी में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और अपन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? यो कह सकता हूं कि देखो, चूंकि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री है। इसका मतलब मैं अगर 1 रेडियन की बात करूं, अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू देखूं तो देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 360 अपॉन में 2 पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 3.14। 360 डिग्री अपॉन में 2 इंटू 3.14, ये आएगा अप्रॉक्स 57.3। 57.3 डिग्री, ये अपने पास इतना वैल्यू आ गया है, यानी कि यूँ कह सकते हो 57 मिनट 3 सेकेंड। इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। देखो भाई, यहाँ अगर अपने पास ये वैल्यू आ गई है 57.3 डिग्री, तो ये मैं यूँ कह सकता हूँ कि 1 रेडियन, वास्तव में एक जो रेडियन है वो इतने डिग्री के इक्वल है। ये भी अपन ने क्लियर कर लिया है। अब अपन बात करें इसके डायरेक्शन की, तो देखो अगर एंगल को अपन दक्षिणावर्त घूर्णन में ले रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज ले रहे हैं, देखो अगर आप इसे दक्षिणावर्त घूर्णन में ले रहे हैं या माप रहे हैं, दक्षिणावर्त घूर्णन का मतलब है कि क्लॉकवाइज अगर अपन इसे ले रहे हैं दक्षिणावर्त घूर्णन, तो ये यानी कि इस तरह की यो डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव साइन के रूप में आएगा। और अगर आप इसे वामावर्त घूर्णन में ले रहे हैं, अगर आप इसे ले रहे हैं कैसा? वामावर्त घूर्णन के रूप में। अगर अपन इसे वामावर्त घूर्णन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि डायरेक्शन अगर आप यूं ले रहे हैं तो ये लिया जाएगा पॉजिटिव। यहां अपन को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जब अपन चिन्ह परिपाटी के रूप में इसे काम में लें। तो देखिए एक बार अपन ने कोणीय विस्थापन, यहां तक अपन ने इसको जान लिया है। कोणीय विस्थापन का पॉइंट अपने यहाँ कंप्लीट हो गया। अब अपन इसमें चर्चा करेंगे कोणीय वेग की, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की। तो आप इसे एक बार एडजिट ऐसे कैसे एक बार नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए आसान रहे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी।
तो ये आप याद रखना कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये आपके कई बार डायरेक्ट भी पूछा जाता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जान रहे हैं इसके अंदर, वो है कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग है क्या? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, यही क्या कहलाएगी? कोणीय वेग। क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यहां पर भी कोणीय वेग की जो डेफिनेशन मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी किसी दृढ़ पिंड या कण के, किसी दृढ़ पिंड या कण के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर ही क्या कहलाती है? कोणीय वेग कहलाती है। तो अपन सिंपल डेफिनेशन ये दे सकते हैं, किसी दृढ़ पिंड या कण के किसी दृढ़ पिंड या कण के कोणीय विस्थापन में या कण के किसी दृढ़ पिंड या कण के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष किसी दृढ़ पिंड या कण के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर को समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। दर को कोणीय वेग कहते हैं। यहां अपन ने डेफिनेशन दे दी है इसकी, अर्थात कोणीय वेग का मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, अर्थात कोणीय वेग इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन अपॉन में समय अंतराल, अर्थात कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब देखिएगा, अगर मैं ऐसे ले लूं कि समय t1 पर कोणीय विस्थापन θ1 हो, समय t2 पर कोणीय विस्थापन θ2 हो, तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू बन जाएगा θ2 माइनस θ1 अपॉन में t2 माइनस t1, जिसे अपन लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t। और यही हो गया है अपने पास औसत कोणीय वेग। अगर तार्किक लें, तार्किक के लिए डेल्टा टी किस ओर बढ़ना चाहिए? 0 की ओर। अगर 0 की ओर बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर औसत कोणीय वेग बदल जाएगा तार्किक कोणीय वेग के अंतर्गत। तो देखिए, अब इसको अपन नोट करते हैं कि यदि समय स्मॉल t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति θ1, यदि समय t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति θ1 जो समय t2 पर बदलकर θ2
यदि समय स्मॉल t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति θ1 जो समय t2 पर बदलकर θ2 हो जाए, θ2 हो जाए, तो कण का औसत कोणीय वेग, तो कण का औसत कोणीय वेग क्या होगा भाई? तो कण का औसत कोणीय वेग देखिए अपन ये लिख देंगे ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाएगी θ2 माइनस θ1 अपॉन में T2 माइनस T1। यदि समय स्मॉल t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति θ1 जो समय t2 पर बदलकर θ2 हो जाए, तो कण का औसत कोणीय वेग, ये कोणीय विस्थापन बन गया θ2 माइनस θ1, और ये क्या हो गया? समय अंतराल हो गया। इसी को मैं ये कह सकता हूं ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ये इक्वेशन और अपने पास आ गई। तो अपन ये कह सकते हैं अतः क्या कहा जा सकता है? अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन, अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय, कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात, अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात, कुल समय के अनुपात, ये कह सकते हैं लगे कुल समय का अनुपात, अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत कोणीय वेग के बराबर होता है। अनुपात औसत कोणीय वेग के, औसत कोणीय वेग के बराबर होता है। ये लीजिए, ये भी एक अपन ने छोटा सा निष्कर्ष इसमें निकाल लिया है। अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत कोणीय वेग के, औसत कोणीय वेग के बराबर होता है। यहां अपन ने औसत वाली बात कर ली है। अब एक चीज देखिएगा, यहां तो अपन ने मैंने कह दिया अर्थात कोणीय वेग ये फॉर्मूला है। अब मैं इसमें ये जो नंबर ए मैंने ले लिया है, ये तो आ गई है औसत की बात। नंबर बी अगर मैं बात कर लूं ताक्षणिक कोणीय वेग की, तो ताक्षणिक क्या होगा? यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान अगर शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी डेल्टा टी गिव्स 0, अगर ये 0 की ओर शून्य की ओर अग्रसर होता है तो यही औसत कोणीय वेग बदल जाएगा ताक्षणिक कोणीय वेग के अंतर्गत। तो देखिए नंबर बी पॉइंट में ये कह सकता हूं, ये तो नंबर ए तो मैंने औसत के लिए ले लिया है, नंबर बी में किसके लिए ले रहा हूं? इसमें ताक्षणिक के लिए। तो देखो यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान शून्य की ओर अग्रसर हो, यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान शून्य की ओर क्या हो? अग्रसर हो, तो औसत कोणीय वेग की ओर अग्रसर हो तो
औसत कोणीय वेग। यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान शून्य की ओर अग्रसर हो तो औसत कोणीय वेग ताक्षणिक कोणीय वेग में बदल जाएगा। तो औसत कोणीय वेग ताक्षणिक कोणीय वेग में बदल जाएगा। तो ध्यान रहे क्या कहा मैंने, यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान शून्य की ओर अग्रसर हो तो औसत कोणीय वेग ताक्षणिक कोणीय वेग में बदल जाएगा। अतः कण का ताक्षणिक कोणीय वेग क्या लिखा जाएगा, ओमेगा ताक्षणिक वे ताक्षणिक कोणीय वेग ले रहे हैं। ओमेगा ताक्षणिक इज इक्वल टू, यहां आप कह देंगे कि जो लिमिट है, सीमांत जो मान है वो किधर अग्रसर होना चाहिए, शून्य की ओर। यानी कि डेल्टा टी अग्रसर हो रहा है किधर, शून्य की ओर, अगर उसके सीमांत मान की बात करें। यानी ओमेगा ताक्षणिक इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गिव्स 0। अगर इस ओर हो रही है किसमें, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। अल्प अगर कोणीय विस्थापन आ रहा है तो अपन इसे क्या ले लेंगे, इस अक्षीय सदिश के रूप में लेंगे। तो इसे आप अब कह देंगे डी थीटा वेक्टर अपॉन में डी टी। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। या इसे ही आप कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी, अदिश रूप में अपन लिखे तो। यहां अपने पास ये कोणीय वेग की ये इक्वेशन अपने पास आ गई है। तो देखो भाई, यहां मैंने इसके कोणीय वेग अपन पढ़ रहे थे। कोणीय वेग है क्या, परिभाषा यहां मैंने दे दी है। फिर नंबर ए पॉइंट मैंने ले लिया है इसका औसत कोणीय वेग। नंबर बी मैंने ले लिया है इसका ताक्षणिक कोणीय वेग। नंबर सी मैं ले लेता हूं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी। वो भी पॉइंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो काम आएगा। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एज इट, ऐसे कैसे आप इसे नोट कर लें। देखिए अब नंबर सी पॉइंट। नंबर ए के अंदर अपन ने क्या देखा था, नंबर ए में आपने पढ़ा था औसत कोणीय वेग। नंबर बी में आपने पढ़ा है ताक्षणिक कोणीय वेग। नंबर सी में अपन लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी, बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं। अगर एक चक्कर पूरा होता है, एक सर्किल अगर कंप्लीट होता है तो विस्थापन क्या होगा, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। एक चक्कर 360 डिग्री होता है और एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और इस आवर्तकाल का इनवर्स या इसका व्युत्क्रम ये होता है आवर्ती। यानी एक फॉर्मूला ये मैंने और ले लिया है जो कि एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, 2 पाई एन। ध्यान रहे अगर थीटा 2 पाई हो, मैं यूं कह सकता हूं यदि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो तो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 2 पाई हो तो स्मॉल टी किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल टी के। अब देखो इसी में अपन क्या क्या पॉइंट कह सकते हैं।
कोणीय जो वेग होता है अक्षीय सदिश है, अक्षीय सदिश है जिसकी जो दिशा होती है सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो आप कह दीजिए कोणीय वेग अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। कोणीय वेग अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के क्या होती है, अनुदिश होती है। इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल, इसी में लिख देते हैं, इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का जो अंगूठे का जो नियम है थंब रूल से ज्ञात करते हैं। ये एक पॉइंट और अपन लिख सकते हैं कि इसका जो मापन है टेकोमीटर के द्वारा किया जाता है। टेकोमीटर नामक उपकरण है, उसके द्वारा घूर्णन यानी कोणीय वेग का मापन किया जाता है या घूर्णन चाल का मापन किया जाता है। तो अपन कहते हैं इसका मापन टेकोमीटर द्वारा किया जाता है। देखिए भाई, यहां अपन ने कोणीय वेग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v के मध्य जो संबंध है वो अपन ज्ञात करेंगे, सदिश रूप में और अदिश रूप में, दोनों के अंतर्गत अपन उसे ज्ञात करेंगे।